बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के हवाले से दूसरी किस्त और इसमें मुआशी इस्तेहसाल की बात होगी। पाकिस्तान का दो लख्त होना या मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना कोई चंद महीनों या चंद सालों की कहानी नहीं थी, बल्कि इस तल्ख मोड़ तक पहुंचने में हमें 25 साल का अरसा लग गया। 1971 का सानिया किसी एक शख्स, एक शूबे या एक पॉलिसी का नतीजा हरगिज नहीं था। ये तारीखी महरूमी, सियासी लालच, इंतजामी नाकामी, कुदरती आफात, बैरूनी मदाखलत और बाहमी बदअतमादी का मजमूई नतीजा था। नाज़रीन इकराम, इस कहानी में जहां और बहुत से अवामिल थे, वहां इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आना भी एक अहम नुक्ता था। शेख मुजीब और बंगाली कौम परस्तों की जानिब से लगाए गए ऐसे बेसर पैर नारों ने मासूम बंगालियों के जज्बात को भड़काया और इन्हें ये तासुर दिया कि मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान का मुआशी, इक्तसादी और सियासी इस्तेहसाल कर रहा है। आज हम इस नुक्ते या इस इल्ज़ाम को हकीकत के अदसे से देखते हैं और इस वक्त यानी 1947 से 1971 के ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से दस्तयाब मुसद्दक़ा मालूमात की रोशनी में परखते हैं। आइए 1971 से पहले के सालों में अवामी लीग और बंगाली कौम परस्तों के सबसे मौसर ताकत मुआशी तफावत या इकनॉमिक डिस्पैरिटी का प्रोपेगेंडा था। बंगाली अवाम को यह बावर कराया गया कि मशरकी पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, कुदरती वसाइल और ज़राई पैदावार से मालामाल खिता है, जिसे मगरबी पाकिस्तान लूट रहा है और इसकी दौलत मगरबी पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब पर खर्च की जा रही है। इस बयानिए के मुताबिक मगरबी पाकिस्तान ने जानबूझकर मशरिक को पसमानदा रखा, इसकी दौलत लगाई और इसकी तरक्की का रास्ता रोके रखा। ये जज्बात से भरपूर दावा अगरचे पुरकशिश था, मगर इसमें तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी हक़ाइक़ को यकसर नज़रअंदाज किया गया। 1947 में पाकिस्तान के क़याम से बहुत पहले मशरकी बंगाल, पंजाब और बम्बई जैसे इलाकों के मुकाबले में मुआशी तरक्की पर कमज़ोर था, जबकि मुगलिया दौर में मशरकी बंगाल सनती एतबार से एक मजबूत और खुशहाल खिता था। बरतानवी नौबादियाती पॉलिसी आने के बाद मशरकी बंगाल की सनतों को निशाना बनाया गया और खसूसन इस खित्ते की टेक्सटाइल सनत को दानिस्ता तौर पर तबाह किया गया। इसके अलावा बरतानवी राज ने बंगाल में जमींदारी निज़ाम के जरिए इस खित्ते का बड़े पैमाने पर इस्तेहसाल किया और बुनियादी ढांचे की तरक्की को नज़रअंदाज किया गया। 1943 का बंगाल कहत ये बड़ा अहम है, जिसमें तकरीबन 30 लाख अफराद जान से गए। इसने खित्ते की ज़रई और मुआशी बुनियादें जो हैं वो हिला कर रखी। चुनाचा जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो ये दो मसावी तौर पर तरक्की याफ्ता हिस्सों यानी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का मजमुआ नहीं था, बल्कि दो ऐसे खित्ते थे जिन्हें तारीख ने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में तराशा था। मगरबी पाकिस्तान के सूबे पंजाब में नहरी निज़ाम, ज़रख़ेज़ ज़मीन, अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और रेलवे का मरबूत निज़ाम और बरतानवी स्ट्रेटेजिक मफादात के तहत सरमायाकारी पहले से ही मौजूद थी। मशरकी पाकिस्तान अगरचे आबादी और ज़रई सलाहियत के लिहाज से मजबूत था, मगर सनती और इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यार और सतह वो नहीं थी जो पंजाब में थी। इसलिए ये दावा कि मुआशी तफावत या इकनॉमिक डिस्पैरिटी सिर्फ 1947 के बाद पैदा हुई तारीखी तौर पर गलत और लग़्ज़ प्रोपेगेंडा था। ये डिस्पैरिटी दरअसल पाकिस्तान के क़याम से पहले ही, बल्कि बहुत पहले से मौजूद थी। बंगाली सियासी रहनुमाओं ने अक्सर ये दावा किया कि मशरकी पाकिस्तान से पटसन की बरामद से कमाया जाने वाला ज़र मुबादला मगरबी पाकिस्तान की तरक्की पर खर्च किया जाता था। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की बरामदात में बड़ा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान का था, मगर ये कहना गुमराह कुन है कि ये आमदनी महज पंजाब को दी गई या चोरी कर ली गई।
किसी भी वफाकी रियासत में कौमी आमदनी रियासती खजाने में जाती है, जिसे मुल्क की सलामती, तरक्की, सनतकारी, बुनियादी ढांचे की तामीर और दिफा के मजमूई ज़रूरियात के मुताबिक तकसीम और खर्च किया जाता है। 1947 में पाकिस्तान एक नौज़ायदा और इसके बाद आने वाले कई सालों तक एक कमज़ोर रियासत थी, जिसे शुरू से ही भारत की जानिब से गैर मामूली सिक्योरिटी चैलेंजेस और ख़तरात का सामना था। इसलिए बजट का एक बड़ा हिस्सा दिफा के लिए मुख्तस किया गया, जो दोनों हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था। इसके अलावा मशरकी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें सड़कें, पुल, बंदरगाहें, डैम, तालीमी इदारे और सैलाब से बचाव के प्रोग्राम वगैरह वगैरह शामिल थे। लेकिन जोग्राफियाई मुश्किलात और मुसलसल कुदरती आफात की वजह से इनमें से बहुत सा काम तबाह या मुअत्तल होता रहा। मशरकी पाकिस्तान की मुआशी हालत को समझे बगैर इसके जोग्राफियाई मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये खित्ता ऐसे कुदरती खतरात की जद में था जिनका सामना मगरबी पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं था। सालाना मानसून, फिर सैलाब, समुद्री तूफान, दरियाई कटाव और मद्दो-जज़र की लहरें मुसलसल फसलों, घरों, मवेशियों और बुनियादी ढांचे को बर्बाद करती रहीं, जो अब भी हो रहा है। 1970 का भोला साइक्लोन, जो इंसानी तारीख की बदतरीन कुदरती आफात में शुमार होता है, अंदाज़न 3 से 5 लाख जाने ले गया। मशरकी पाकिस्तान में पूरे के पूरे गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गए, फसलें तबाह हो गईं और पहले से ही कमज़ोर मईशत रेजा हो गई। इस साने के बाद की मुआशी बदहाली को मगरबी पाकिस्तान की दानिस्ता गफलत का सबूत बनाना दरअसल तारीखी और इखलाकी एतबार से बड़ी सख्त बददियानती है। दुनिया की कोई भी नई रियासत जो अपने ही मुल्क के दूसरे हिस्से से 1000 मील दूर और दुश्मनों के इलाके के बीच वाक़या हो, इतने बड़े साहने से मुकम्मल तौर पर निमट नहीं सकती थी। शेख मुजीब और बंगाली कौम परस्तों की जानिब से एक और गुमराह कुन दलील पंजाब से मवाजना थी, जिसे इम्तियाजी हैसियत का सबूत बनाकर पेश किया गया, मगर अवामी लीग ये हकीकत दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज करती थी कि पंजाब को बरतानवी सल्तनत ने कई दहाइयों पहले एक अस्करी और ज़रई मरकज़ की हैसियत से तरक्की दी थी। वहाँ नहरी निज़ाम, रेलवे लाइनें, फौजी छावनियाँ और इंतज़ामी मराकज़ इस वक्त बने जब मशरकी बंगाल को दूर दराज और गैर अहम समझकर नज़रअंदाज किया जा रहा था बरतानवी साम्राज्य की जानिब से। यूं मशरकी पाकिस्तान का पंजाब से मवाजना ऐसा था जैसे एक पहले से तरक्की याफ्ता शहर का एक नज़रअंदाज शुदा नौ आबादी से। हालांकि सिंध, बलूचिस्तान और सरहद या मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा मुआशी एतबार से मशरकी पाकिस्तान से ज़्यादा मुताबिकत रखते थे, मगर बंगाली सियासी क़यादत ने इन्हें कभी अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करना इनके सियासी मफाद के खिलाफ था। इसलिए निशाना सिर्फ और सिर्फ पंजाब को ही बनाया गया। अब ऐसे में ये सवाल अहम है कि अगर वाकई मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान का इस्तेहसाल कर रहा था, तो खुद मगरबी पाकिस्तान के बड़े हिस्से यानी सिंध, बलूचिस्तान और सरहद, सूबा सरहद यानी कि आज का खैबर पख्तूनख्वा क्यों पसमानदा थे? कोई है जवाब? शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने मुआशी महरूमी को महारत से सियासी कौम परस्ती में तब्दील कर दिया। जो मसला मिलकर हल हो सकता था, इसे हम और वो का नारा लगाकर एक सियासी और लसानी खलीज में तब्दील कर दिया गया। अवामी गुस्से को इस यकीन में ढाल दिया गया कि मगरबी पाकिस्तान इनके हम वतन नहीं बल्कि काबिज हैं। शेख मुजीब और अवामी लीग के मुत्तहिदा पाकिस्तान के पाक जिस्म पर लगाए जख्मों में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। ऐसे ही एक जख्म वो 6 नुकाती एजेंडा था जो मगरबी पाकिस्तान के सामने
رکھا گیا اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے تحریک بھی چلائی گئی۔ شیخ مجیب کی جانب سے پیش کردہ 6 نکاتی ایجنڈا دراصل کوئی سادہ معاشی اصلاحی منصوبہ نہیں بلکہ علیحدگی کا ایک خاکہ تھا جو خود مختاری کے پردے میں پیش کیا گیا۔ اگر یہ منظور ہو جاتا تو وفاقی حکومت محض ایک علامت بن کر رہ جاتی، جبکہ ٹیکس، دفاعی اخراجات اور تجارت پر مکمل اختیار مشرقی پاکستان کے پاس آ جاتا، جو عملی طور پر ایک الگ ریاست کے مترادف تھا۔ ناظرین کرام، یہ سیاسی چال بازی دونوں حصوں کے درمیان تعلقات کو اس حد تک زیر آلود کر گئی جو محض معاشی تفاوت کبھی نہ کر سکتی۔ اب جبکہ میں ایک اور حقیقت آشکار کرنے لگا ہوں تو مجھے مرحوم منیر نیازی کا یہ شعر یاد آ گیا: ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ بہرحال ناظرین کرام، دراصل 1947 سے 1971 تک کچھ ایسی ہی حالت مغربی پاکستان کی تھی جو ہر کچھ عرصے بعد شیخ مجیب، عوامی لیگ اور بنگالی قوم پرستوں کے ہاتھوں کسی نہ کسی نئی سازش کا سامنا کرتا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1942 میں ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، جبکہ 1946 میں ایک اجلاس کے دوران قائد اعظم نے سادہ الفاظ میں کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، لیکن قائد کہ پاکستان کے دشمنوں نے قائد کے فرمودات کو نظر انداز کر دیا اور لسانیت کی آگ بھڑکانے کے لیے بنگلہ زبان کو اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا، جسے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مسترد کر دیا، لیکن بعد ازاں اس قومی مفاد اور اتحاد پاکستان کے پیش نظر تسلیم کر لیا گیا۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1971 کا سانحہ کسی ایک شخص، ایک صوبے یا ایک پالیسی کا نتیجہ نہیں تھا، یہ تاریخی محرومی، سیاسی لالچ، انتظامی ناکامی، قدرتی آفات، بیرونی مداخلت اور باہمی بد اعتمادی کا مجموعی نتیجہ تھا۔ مگر ایک بات تو واضح ہے، مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو جان بوجھ کر معاشی طور پر محروم نہیں رکھا، بلکہ یہ فرق ورثے میں ملا تھا جسے جغرافیے نے بڑھا دیا، قدرتی آفات نے اسے بدتر کیا اور سیاست دانوں نے اسے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ 1971 کی پوری کہانی کو صرف مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کا استحصال کیا کہہ کر بیان کرنا تاریخ نہیں بلکہ سیاسی کہانی نویسی ہے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اس کی اگلی قسط سے جو ہے وہ پھر اس کے آنے کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جھوٹ کو بے نقاب کرنا میرا فرض ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔